एजुकेशनल प्लानिंग पार्ट। एजुकेशनल प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स और सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी सोसाइटी के या स्टूडेंट्स के जो एम्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो उनको किस तरह से प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके लिए जो जो रैशनल और सिस्टमैटिक एनालिसिस वे में एनालिसिस किया जाता है कि अगर एक स्टूडेंट्स हैं उसको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कौन कौन सी उसकी ज़रूरत हो सकती है, कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होगा, टीचर्स किस तरह की रिक्रूट करनी होंगी, टीचर्स कौन सी रिक्वायर्ड होंगी, और किस तरह से वो अपने एजुकेशन के एम्स को या सोसाइटी के एम्स को हम विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग अचीव कर सकेंगे। इसमें कुछ अप्रोचेस हैं जो कि हम एजुकेशनल प्लानिंग में करते हैं। सबसे पहले जो अप्रोच आती है दैट इज सोशल डिमांड मेथडोलॉजी। अगर हम सोशल डिमांड मेथडोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें ये जो एम है वो बेसिकली एजुकेशन को जब हम प्लान करते हैं तो सोसाइटी को मद्देनजर रखा जाता है, और सोसाइटी को इसलिए व्यू पॉइंट किया जाता है ताकि हम किसी भी एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड कर सकें। और जब हम इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं प्लानिंग में तो सोसाइटीज जो भी अप्रोचेस यूज करते हैं, हम अपनी एजुकेशन में सोशल इक्विटी की और हम पब्लिक डिमांड के मुताबिक अपने एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। और इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं होगी कि किसी किस्म की के नंबर वाइज या जेंडर वाइज या जो एज वाइज या जोग्राफिकल कंडीशंस को देखा जाए, बल्कि हम इसमें जो प्लानिंग करते हैं वो मोस्टली इस तरह की होती है जिसमें हम जो इक्वल बेसिस पे जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकें। इस मेथडोलॉजी को हम इजीली ओवर एक्सपैंड कर सकते हैं या पुअर फैसिलिटीज को प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। इरेलीवेंट कंटेंट्स जो है या करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मैन पावर रिक्वायरमेंट मेथडोलॉजी। मैन पावर रिक्वायरमेंट मेथडोलॉजी जो यूज़ होती है उसमें जो अप्रोचेस यूज़ किए जाते हैं उसमें ये देखा जाता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में मैन पावर की कितनी ज़रूरत है और उसको किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। वो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ हम अपने जो एजुकेशन की गोल्स हैं, एजुकेशनल प्लान्स हैं, कंटेंट है, प्रोग्राम है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। हम ये देख सकें कि जो हमारा मैन पावर है उसकी कितनी ज़रूरत है। द एम्प्लॉय ओपिनियन मेथड जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ का आप ओपिनियन लेते हैं और पता चलता है कि उस एम्प्लॉय के पर्टिकुलर काम में उसको और कितने जो हेल्पिंग जो स्टाफ है वो कितना रिक्वायर्ड है। फिर एक आता है एम्प्लॉयज़ जब अपना काम फिनिश कर लेते हैं, जब वो डाटा ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल जब कोई भी आपका प्रोजेक्ट है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद एनालाइज किया जाएगा कि कितने लोगों ने इसको किस तरह से ख़त्म किया है, कि अगर हम उसमें और अगर मैन पावर लेकर आएँ तो ये कितना और इफेक्टिवली हो सकता है। उसके बाद आता है इंक्रीमेंटल लेबर आउटकम रेशियो जिसको हम ILOR मेथड भी कहते हैं, और जिसमें ये देखा जाता है कि आपके जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने आपके इन एम्प्लॉयज़ हैं, मैन पावर कितना है और उसको कितना और हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न्स मेथोडोलॉजी। जब आप ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं एजुकेशनल प्लानिंग में तो आप ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइवेट पब्लिक कॉस्ट है एजुकेशन की, उसको हम किस तरह से, जिसमें काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, बेनिफिट कितना होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाया जाए, ताकि हम इस मेथोडोलॉजी के तहत ये देख सकें कि कौन कौन सी इसेंशियल इन्वेस्टमेंट है जो हमें करनी है ताकि हम उसमें से रिटर्न हासिल कर सकें, हमारी जो रेवेन्यू है उसमें से जनरेट हो सके, और उसी के साथ साथ हम अपने एजुकेशन में चेंजेस लेकर आए विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज, विद रिस्पेक्ट टू द एटीट्यूड्स, अदर स्पिल ओवर। और रेट ऑफ रिटर्न ये होता है कि जब आप बच्चों पे इन्वेस्ट करें तो आप अल्टीमेटली ये चीज़ देख रहे हैं, बता रहे हैं कि जब हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे इस चीज़ से ये एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो डेफिनेटली उनका सोसाइटी में कितना ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव मैनर में वो अपना काम अंजाम दे सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर्स देखें तो हम अपने एजुकेशनल प्लानिंग में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा केयरफुली कंसिडर करते हैं कि हम बच्चों को या जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पॉलिटिक्स की इम्पोर्टेंस बताएं, पॉलिटिकल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से पॉलिसीज़ डेवलप होती हैं,
उनको इसलिए बताया जाता है कि कल को अगर बच्चे रूल करेंगे तो रूल करने के लिए, जब पॉलिटिक्स करने के लिए, पॉलिटिकल एफर्ट्स को देखने के लिए उनको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, उनको रिलेशनशिप के बारे में पता चलना होना चाहिए कि आप नेशनल लेवल पे किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से कौन कौन सी चीज़ों को का ख्याल रखा जाता है, ऑक्यूपेशनल नीड्स को देखा जाता है। स्टूडेंट्स की एजुकेशनल प्लानिंग करते हुए ये देखें कि कौन कौन सी एजुकेशनल जो नीड्स हैं जो हमारी सोसाइटी को अभी बहुत ज़्यादा है। अगर हम आजकल का एग्जांपल लें तो हो सकता है हमें जो आईटी से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, तो हमें अपने बच्चों को आईटी एक्सपर्ट बनाने के लिए कंटेंट को ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक्सपर्ट ऐसे रिक्रूट करने पड़ेंगे, इस तरह से मैन पावर को एम्प्लॉय करना होगा कि जो हमारे बच्चों की जो ऑक्यूपेशनल नीड्स हैं उनको पूरा कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए? अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी सारे क्या हम हिरारिकल फॉर्म में अपना जो भी एजुकेशन का सिस्टम है उसको रखें, या कॉम्पिटेंसी बेस पे रखें, एक्सपीरियंस बेस पे रखें? तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रक्चर है वो हमारी एजुकेशनल प्लानिंग में का हिस्सा है और अप्रोच है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी ये होता है कि आप किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को देखते हुए अपनी जितनी भी प्लानिंग्स हैं वो करते हैं। अगर हम एजुकेशनल प्लानिंग की टाइप्स को देखें तो सबसे पहले जो आती है दैट इज इम्पेरेटिव और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ये वो प्लानिंग होती है जिसमें आप फेडरल लेवल पे या सेंट्रल बॉडी जो प्लानिंग कमीशन है वो प्लानिंग्स करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमें प्लानिंग की, जैसे प्लानिंग कमीशन है वो डिफरेंट तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्लानिंग्स करते हैं। इसी तरीके से उनका काम ये होता है कि आपको टारगेट्स और रिसोर्सेज को कैसे कंप्लीट करना है, प्लान्स कैसे बनाना है। जैसे पीसी1 आप लोगों ने सुना होगा, तो ये फेडरल लेवल पे होता है और पीसी1 डेवलप होते हैं। पीसी1 डेवलप होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको ये टास्क दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कराना है या इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो हमारी जो सेकंड लेवल आ जाती है दैट इज इंडिकेटिव और लोकल लेवल प्लानिंग। ये जो टाइप है इसमें हम लोकल लेवल की प्लानिंग करते हैं और इसमें सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी हमें ग्रास रूट्स लेवल की जो प्लानिंग होती है उसमें उसको लोकल लेवल पे प्लानिंग कहा जाता है। लोकल जो लोग होते हैं, जो उस एरिया के लोग होते हैं, वो प्रायोरिटीज सेट करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट रिक्वायर है और हम उस प्रोजेक्ट पे कैसे किस कौन कौन से हमारे एक्सपर्ट्स हमें हेल्प चाहिए उनकी, और फंड्स किस तरह से हम एलोकेट करें और उसको कैसे कंप्लीट कर सकेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को। तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प भी करती है और पाकिस्तान ने इस तरह की काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो नाजिम्स और जो जो कंसर्न एरिया के लोग होते हैं उनको ये हैंड ओवर किया है ताकि वो इसको इफेक्टिवली कर सकें। उसके बाद सीट और प्लानिंग टाइप जो हमारी प्लानिंग आ जाती है, इस टाइप की जो प्लानिंग है वो प्रोजेक्ट में इस तरह से प्रोजेक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें सेपरेटली फंड्स एलोकेट किए जाते हैं और सेक्रेटरी किसी भी इन डिपेंडेंट जो प्रोजेक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से उस डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करके और उनकी जो बिजी स्केड्यूल के साथ अपने आप को कम्युनिकेट करने के बाद वो किस तरह से फंड्स लेते हैं, उस तरह से किस तरह से प्लान करते हैं, उसको कैसे लोकेट करते हैं और उसमें से किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम या सीट या ओरल प्लान सेक्टोरियल प्लानिंग कहते हैं। देन इट कम्स इंटीग्रेटेड प्लानिंग। ये जो टाइप है वो बेसिकली पायलट एरिया सिलेक्ट किया जाता है कि जब आप एक इनिशियल स्टडी करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके पास एक पायलट एरिया होता है जिसमें आप एक स्पेसिफिक एरिया में कोई भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसकी नीड्स को देखा जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम जो फाइनल हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसमें सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम किस तरह से इसको अ, अगर कोई कमी पेशी है तो उसको अभी ठीक कर दिया जाए। और अगर हम इसमें प्रोसेस को देखें कि जो प्लान है फॉर्मेशन का, कि जब भी कोई प्लान बनाया जाता है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, जैसे सर्वे करंट इकोनॉमिक कंडीशन। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपके एरिया की या आपके मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो किस तरह की है।
उसी के मुताबिक आप अपने प्लान्स बनाते हैं, क्योंकि जितने आपके पास फंड्स होते हैं, जितनी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, तो आप अपने जो प्लान्स हैं उस मुताबिक बनाते हैं। उसी के हिसाब से आप स्ट्रेटजीज और लाए अमल तय करते हैं कि हमें किन 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 पैरामीटर्स पे किस किस तरीके से काम करना है, और प्लान साइज बताएंगे कि ये 1 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान है, या 10 ईयर प्लान है, या हो सकता है कि आपका जो लोकल लेवल का होता है वो 1 ईयर का हो या 6 मंथ्स का प्लान हो। इस तरह से आप डिटर्मिन करते हैं कि इस प्लान का साइज क्या होगा। फाइनेंसिंग प्लान बनाते हैं कि आपकी ये जो फाइनेंस इस प्लान का, इस प्रोजेक्ट का जो फाइनेंस है वो कौन करेगा, किस तरह से की जाएगी। क्या डायरेक्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर से हम इसका फाइनेंस लेंगे, या हमें कोई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी जहां से हम अपने जो फाइनेंसेस ले सकें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या फाइनेंसिंग सोर्सेज जितनी है वो हमें हेल्प करेंगी कि हम इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। सेक्टोरियल प्रोग्राम्स है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्लान एग्जीक्यूशन है। प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहला प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन का आता है कि आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट का जो पर्पस है वो बताएं, आप उसको इंट्रोड्यूस करें। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप करने चाह रहे हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो आप समझते हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आप एक इंट्रोडक्शन करवाएंगे, या आप पूरा एक बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड में बताएंगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि हमें पास अवेलेबल नहीं थी, और जो कि हम मिसिंग हैं उनको हम पूरा करना चाहते हैं, और उसकी जो रैशनल है वो भी बताएंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे, प्रोजेक्ट एरिया बताएंगे कि पॉपुलेशन कौन सी है, कहाँ पे ये प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ये जो उसके लिए प्लानिंग, क्या एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, या ये हेल्थ का प्रोजेक्ट है, या आपका ये सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट है। तो ये क्लियर एरिया आप स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट का के ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि आप ये बताएंगे कि मेरा अगर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में मैं इस ऑब्जेक्टिव के प्रोजेक्ट के बाद मैं अज्यूम करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट अनाउंस करती हूँ, कि अगर वो बच्चे जो हाई अचीवर्स होंगे मैं उन सबको जो है वो प्रॉपर तरीके से उनके रेस्ट ऑफ द जो इस सेमेस्टर फीस है वो मैं उनको माफ कर दूंगी। तो अब बच्चे डेफिनेटली वो उस ये इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि इस तरह की जब भी प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे तो बच्चे डेफिनेटली क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएंगे, और अपनी एजुकेशन को और इम्प्रूव करेंगे, और क्वालिटी की तरफ आएंगे। चॉइस ऑफ लोकेशन के आप जब भी अपना प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो उसमें चॉइसेस देते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है, और आपको किन एरियाज पे काम करना है, तो आप उनको चॉइसेस भी देते हैं ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो जाए। मेजर कंपोनेंट्स बताएंगे, एक्टिविटीज कौन सी होंगी इस प्रोजेक्ट की, क्या आप डेटा कलेक्ट करेंगे, क्या आप इस मैन पावर रिक्रूट करेंगे, आप नए एम्प्लॉयज रखेंगे, या ऑलरेडी जो आपके पास मैन पावर अवेलेबल है उसी को आप यूटिलाइज करेंगे। फाइनेंसेस किस तरह से होंगी इस प्रोजेक्ट की, और फिर ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि इसको मैनेज करेंगी उस पूरे प्रोजेक्ट को। इस तरह से आप पूरा अपना एक प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, और प्रोजेक्ट आपका जब एजुकेशनल प्रोजेक्ट हो जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाता है, क्वालिटेटिव जो है अप्रोच रखी जाती है एज कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव अप्रोच, तो उन सारी चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं दैट दैट इज बेसिकली योर एजुकेशनल प्लानिंग।